वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल अलग अलग 4 कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली खबर निकल कर आ रही है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इसका आज का जो प्राइस है क्लोजिंग 577 के करीब का है और एक हल्की सी गिरावट आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इसका जितना गूगल चार्ट के ऊपर NSE का सिंबल का जो पैटर्न अवेलेबल है, वो पैटर्न अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में क्लियर कट डाउन ट्रेंड हमको नजर आ रहा है। अप्रैल 2024 का इसका जो हाईएस्ट लेवल था आप देख सकते हो 1016 रुपये के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला स्टॉक अभी के टाइम अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट में आपको नजर आएगा। देखिए ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंबर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कैंडल पैटर्न पे चेक करोगे तो ये वाला हाईएस्ट लेवल आपको और भी ऊपर नजर आएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो आपको दिखाई देते हैं। गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए क्लोजिंग प्राइस जो यहाँ पर नजर आ रही है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 1016 से गिर गिर कर ये वाला स्टॉक अभी 577 580 के जोन में हमको देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, कौन सी वो बड़ी खबर मार्केट में अभी के टाइम पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस कंपनी की बात करें, एक्चुअली इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर। कंपनी का साइज छोटा है तो ये ऑर्डर एक्चुअली कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा है। 24.38 करोड़ का ऑर्डर फैसिलिटी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली ऑफिस ऑफ द रेसिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र सदन की तरफ से इनको मिला हुआ है। और देखिए ये एग्रीमेंट कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। अमाउंट में जैसे कि आपको बोला कि आपको छोटा लगता होगा, लेकिन कंपनी का साइज़ के हिसाब से ये इनके लिए बड़ा ऑर्डर है। और इस एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी 4 सालों का आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा कामकाज ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र सदन का है, बहुत लोगों को शायद से खैर पता नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा जो कामकाज है नया और जो पुराना महाराष्ट्र सदन का जो बिल्डिंग है नई दिल्ली में वहीं पर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन न्यू दिल्ली का रहने वाला है। महाराष्ट्र सदन नया पुराना जो होगा उसका कनेक्शन में ये पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हुई हमको नजर आएगी, तो यहाँ पर ओवरऑल मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिसेप्शन एरिया का मैनेजमेंट, प्लम्बिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेंटेनेंस और जो भी सपोर्ट सर्विस का इंजीनियरिंग है, सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्विस इंक्लूड की गई है। अब देखिए बाजार का फोकस इस कंपनी के ऊपर क्यों बना रह सकता है, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है ये मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके कारण इस कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू का विजिबिलिटी भी बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा कि बाजार की फोकस इस कंपनी के ऊपर यहाँ से बनी रह सकती है। अगले कुछ सालों के लिए कंपनी अभी के टाइम फोकस कर सकती है आने वाले समय के लिए। सिलेक्टिव बिडिंग का स्ट्रेटेजी ये भी कहीं ना कहीं टॉकिंग पॉइंट मार्केट में इस कंपनी के ऊपर रह सकता है। साथ ही साथ टारगेट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बेटर करने का भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज करना जो फोकस होता है बहुत सारी कंपनी का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह सकता है। तो प्रॉफिट मार्जिन के इंप्रूवमेंट के ऊपर जो बात निकल कर आ रही है इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल कंपनी का बिजनेस का इफिशियंसी और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन है जिसके कारण निवेशक और बाजार इस कंपनी के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं। दूसरी खबर हमको देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में। देखिए इसके बारे में बहुत सारी खबरें आप कह सकते हो मंथली आती रहती है। इसके पहले भी खबर आई थी जो मैंने आज के दिन का 6:30 का जो वीडियो था वहाँ पर कवर करके आपको बोलिए कि डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर में भी इस कंपनी का बड़े लेवल पे एंट्री हो चुका है। लेकिन उस खबर को छोड़ दे तो एक और खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, काफ़ी पुरानी कंट्रोवर्सी वाली खबर थी जो अभी के टाइम क्लियर होती हुई आपको नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली रिलायंस के फेवर में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर दे दिया है। कोर्ट ने एक्चुअली इनका जो एक सेबी के साथ एक प्रॉब्लम था अराउंड 447 करोड़ के ऊपर का, वो एक्चुअली कोर्ट ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है उस ऑर्डर को, जिसके कारण कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री को अभी के टाइम ये बहुत ही बड़ा रिलीफ माना जा रहा है। अब देखिए ये वाला केस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी अता पता नहीं होगा और ये एकदम आप कह सकते हो नॉर्मल बात है, बिकॉज ये वाला केस अभी का नहीं है। ये वाला केस एक्चुअली 2007 का ट्रेडिंग का एक्टिविटी
रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स में जो हुआ था उससे कनेक्शन में। तो देखिए भाई साहब 2007 का केस का कनेक्शन का आउटकम अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है और उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पर रिलीफ मिल चुकी है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ की तरह इस कंपनी में काम करता हुआ नजर आ सकता है। इसका अगर बैकग्राउंड छोटा सा आपको बताने का कोशिश करूँ तो सेबी ने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को अक्यूज़ किया था कि यूज़ करने मतलब इन्होंने अपना जो एंटिटीज है उसको यूज़ किया है एक इन्फ्लुएंस करने के लिए सेटलमेंट का जो प्राइस होता है फ्यूचर का पोजीशन यूज़ करके। तो ये कहीं ना कहीं एक आरोप उस समय लगाया था रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। सेबी ने एक्चुअली इसको एक फ्रॉड ट्रेडिंग बिहेवियर की तरह यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ में देखा गया था जिसके ऊपर इतने सालों से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कोर्ट्स के यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर डेट्स निकल कर आ रही थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ चुका है उसमें सेबी का जो ऑर्डर है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया है और कोर्ट ने एक्चुअली सेबी को ही क्वेश्चन किया गया है कि किस तरीके के कैलकुलेशन मेथड्स और इंटरप्रिटेशन यहाँ पर फ्रॉड का रूल्स के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करती है तो देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा लीगल रिलीफ रिलायंस इंडस्ट्री से कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगा और एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल और जो रेगुलेटरी ओवरहैंग बहुत पुराने केस में इस कंपनी के ऊपर जो इतने सालों से था वो भी अब इसके कारण निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सेंटिमेंट्स के लिए यहाँ पर देख सकता है जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बचे दो स्टॉक है उनको भी देखेंगे लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है मीशो इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म जेफरीज इन्होंने स्टॉक के ऊपर कवरेज शुरू कर दिया है और स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग अपना इन्होंने मेंटेन किया है या फिर दे दिया है। अब इसके तहत इन्होंने जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो 225 रुपये का किया है। अब इसके पीछे के लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एक ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है जेफरीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल इनका जो मर्चेंडाइज वैल्यू है एनएमवी जिसको हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं 25% एनुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2030 इस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है और ये कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं मानना है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें, एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। उसके बाद रेवेन्यू भी इस कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ से ग्रो होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अराउंड 27% के आसपास का CAGR सेम पीरियड में मतलब 26 से लेके 30 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस पीरियड में कंपनी यहाँ पर 27% का CAGR भी मेंटेन करती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले दो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडिया का जो ई कॉमर्स का अपॉर्चुनिटी है ये भी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो अराउंड $978 बिलियन के आसपास का फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पर हमको देखने को मिला है और ऑनलाइन सेल्स का जो पेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7% के करीब का देखने को मिल रहा है। और ई कॉमर्स का जो ये मार्केट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा 20% या उससे भी ज़्यादा एन्युअली कमिंग ईयर्स मतलब आने वाले सालों में, जिसके कारण मीशो जैसे जो प्लेयर्स है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, मीशो को अभी ना कहीं देखा जा रहा है एक मजबूत प्लेयर इंडिया का जो वैल्यू कॉमर्स का सेगमेंट है उसमें, और लगातार ऑनलाइन शॉपिंग में जो एडॉप्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का बिजनेस ग्रोथ को भी सपोर्ट करता हुआ यहाँ से नज़र आ सकता है। इसी के कारण कहीं ना कहीं जो ब्रोकर है स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज या बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह देखता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट है आखिरी स्टॉक की तरफ जो दोस्तों न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में भी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि एक्चुअली इस कंपनी ने खुद ने अनाउंस कर दिया है इनका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडोनेशिया की जो कंपनी है अजंत्रा सोलंसी डिजिटल इनके साथ होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस पार्टनरशिप का जो पर्पस है वो है दोस्तों अपना खुद का जो प्रेजेंस है साउथ ईस्ट एशिया में और भी उसको मजबूत करना है, ये एक बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडोनेशियन बैंक्स है और बिजनेस में उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करना है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या रीजंस इनके पार्टनरशिप के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए बिकॉज ये एक पार्टनरशिप है तो ये दोनों कंपनियां मिलके अब क्या करेगी, तो ये दोनों कंपनियां यहाँ पर एक्चुअली जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म का ट्रांजैक्शन है एजेंट्रा लोकल का मार्केट का जो एक्सपर्टीज है इनको यूज़ करके इसको अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हुए नजर आएगी। मतलब एक्चुअली अपने बिजनेस को और भी इसमें दोनों का जो एक्सपर्टीज है उसको यूज़ करके आगे लेकर जाने का काम करेगी, बैंकों को मदद करेगी मॉडर्नाइज लेंडिंग ऑपरेशंस के लिए। साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के जो होंगे और जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे उनको भी इंप्रूव करने का यहाँ पर बहुत ही बड़ा हेल्प इन दोनों का पार्टनरशिप की वजह से मार्केट में होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ एक स्केलेबल डिजिटल बैंक का जो इकोसिस्टम है इसको भी बिल्ड किया जाएगा इस पार्टनरशिप के, इसमें ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये चीज़ मैटर क्यों करती है, इसके वजह
वजह से क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का जो इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसको भी एक्सपेंशन का एक मौका मिल गया है और कंपनी का ऑलरेडी 20 ईयर्स के आसपास का प्रेजेंस इंडोनेशिया में आपको नजर आएगा। ऐसा नहीं कि इनका पहली बार एंट्री हो रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा भी इनको मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उनको वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है। और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं फ्यूचर बिजनेस का अपॉर्चुनिटी इंडोनेशिया में और भी इस कंपनी के लिए ओपन करते हुए बढ़ाते हुए नजर आ सकती है। तो इस कारण ये वाला अपडेट के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।